लोकसभा चुनाव में सीटें कितनी मिलेगी ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि लगातार पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की तरफ ध्यान दिया, जिन विकास योजनाओं की जा करके, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, लगातार उन्होंने प्रयास किए हैं ये कन्विंस करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, बीएसपी अपनी जगह काम करती है, मुस्लिम के लिए भी काम करती है, दलितों के लिए करती है, तो उसको भी कभी भाजपा ने प्रश्न दिया था। आज वो नहीं समझौता हो, वो अकेले लड़ने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के तूफानी दौरे पर और राहुल गांधी पूर्वोत्तर से, मणिपुर से नागालैंड और उसके बाद पश्चिम की तरफ जाएंगे। माने पूरब से पश्चिम राहुल गांधी और उत्तर से दक्षिण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये आप सोचिए कि कितना जोरदार कॉम्बिनेशन है इस समय। एक चुनाव तो है ही, लेकिन दूरगामी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण किला जिसको कह सकते हैं, उनको कहां कहां हम उस किले में कितनी सेंध लगा सकते हैं। खास करके मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। लोकसभा चुनाव में सीटें कितनी मिलेगी ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि लगातार पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की तरफ ध्यान दिया, जिन विकास योजनाओं की जा करके, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, लगातार उन्होंने प्रयास किए हैं ये कन्विंस करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उस इलाके में डेवलपमेंट भी करती है। और इस बार जब अयोध्या का मुद्दा आया, जो हिंदुत्व का मुद्दा है, जिसके लिए बीजेपी हमेशा गौरव के साथ कहती है कि हम मंदिर में बनाएंगे और बना करके दिखा दिया है, और अब निश्चित उसका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है मूर्ति की। उसी के समय, उस सारी धूमधाम के बीच में केरल में भी जाना, जहां ये माना जाता है कि भाई एक क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी काफी बड़ी है, लेकिन इसके साथ यदि आंध्रा में या दूसरे इलाकों में जब वो जाते हैं तो केवल क्रिश्चियन और मुस्लिम ही नहीं है, वहां हिंदू भी हैं और पंडित वो ऐसे हैं जो संस्कृत के विद्वान, वेदों का, तमिल जो अध्यापक रहे हैं, व्याख्याता रहे हैं, वाइस चांसलर्स रहे हैं, आज भी वो कितने ही विद्वान और हिंदुत्व के। इसीलिए जब उन मंदिरों में जाते हैं तो नरेंद्र मोदी का बड़ा स्वागत होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कितनी सीटें हैं। यदि दक्षिण भारत में 131 या 135 जितनी सीटें हैं सब मिला करके, उनमें भारतीय जनता पार्टी यदि पिछली बार 29-30 सीटें ला सकी, कर्नाटक के लिए बल पर, और तेलंगाना में कहीं कहीं कुछ, आंध्र में, तो इस दृष्टि से उसका प्रभाव कितना बढ़ेगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन हाँ, ये सही है कि देश को एकजुटता की दृष्टि से रखना। और एक बार मैं फिर से कहूंगा कि उत्तर से दक्षिण को जोड़ना बहुत जरूरी, क्योंकि लगे नहीं कि एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक समय में थी, दक्षिण पे उसका प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी अपना अभी जीतना तेलंगाना में एक अलग कारण, वहां के स्थानीय जो क्षेत्रीय दल है उसके साथ उसकी टक्कर हुई। भारतीय जनता पार्टी का भी उतना प्रभाव नहीं बना था, लेकिन आने वाले 10-20 वर्षों के लिए नरेंद्र मोदी एक रास्ता निकाल रहे हैं, ये मैं मानता हूं। एक विचारधारा के आधार पर, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो यही कहता है कि भाई उन सभी में हमारी विचारधारा के आधार पर हो, और दूसरी पार्टियां भी यदि उसी तरह की धार्मिक भावनाओं को, जो उनका है, या राष्ट्रवाद की बातों को स्वीकार करने को तैयार हो, तो उसके लोगों को वहां स्वीकार किया जाए। तो असली बात मैं ये कहूंगा कि दक्षिण भारत में केवल बीजेपी की सीट बढ़ाने का कारण नहीं है। उसका कारण यह है कि यदि भगवान राम को मानते हैं, यदि जिस तरह से उनकी परंपरा रही कि लंका में उसके बाद रावण का नाश भी किया और उसके बाद जाकर के विभीषण को ही राज दिया, सुग्रीव को अपनी जगह राज दिया, ये नहीं किया गया कि देखिए वहां जाकर के खुद अपना ही झंडा गाड़ देते कि अयोध्या का झंडा लंका में दिखाई देता। बांग्लादेश यदि बना भारत में, जिसका बीजेपी, आरएसएस, क्या पूरे देश ने, जिसके लिए कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, श्रेय आज भी इंदिरा गांधी को जाता है, लेकिन बांग्लादेश बनने के बाद भारत चाहता तो कुछ कर सकता था ऐसा, जिससे कि वहां अपना अधिकाधिक या उनके कैदियों को रख करके अपना अधिकार क्षेत्र में वहां कितना प्रभाव हो सकता है, लेकिन भारत ने उन्हीं को, बांग्लादेश को वापस सत्ता सौंप दी। वो तो एक बड़ी बात है, चूंकि देश के बाहर था। यहां पर क्षेत्रीय दलों को भी शिवसेना इतने साल आज कैसे प्रमुख बन गई? शिवसेना को भाजपा ने वहां पर स्थान दिया था महाराष्ट्र में, आज उसके साथ वो, जिसको आधिकारिक दल जो शिवसेना बना है, वो उसके साथ आ गया है, घटक दल के रूप में आया है, अलग से मर्ज नहीं हुआ है।
बीएसपी अपनी जगह काम करती है, मुस्लिम समाज के लिए भी काम करती है, दलितों के लिए करती है, तो उसको भी कभी भाजपा ने प्रश्न दिया था। आज वो नहीं समझौता हो, वो अकेले लड़ने वाली है। लेकिन दक्षिण भारत में भी जो क्षेत्रीय दल है, यदि वो उनको अधिक मिलता है तो वो आने वाले समय में, ये जब भी सरकार को जरूरत होगी, बड़े ऐसे मामले, संविधान में परिवर्तन है, कुछ ऐसे फैसले हैं जो राष्ट्र के हित में हैं, उसमें यदि कांग्रेस विरोध भी करे तो क्षेत्रीय दल, जो पिछले वर्षों के दौरान हमने देखा, जिसमें लगातार ऐसे क्षेत्रीय दलों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, मोदी का साथ दिया, और उनने अपने क्षेत्रों के लिए, विकास के लिए भी, जो उनको वाईएसआर जैसी पार्टी जो कांग्रेस से ही निकली हुई, उनके पिता रहे, मुख्यमंत्री रहे, आज भी इस हिसाब से बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए जो दे रहे हैं, वो उनकी कांग्रेस ही पृष्ठभूमि रही है। असम में मुख्यमंत्री हैं तो वो कौन है? वो कांग्रेस से निकले हुए हैं। वीरेंद्र देवड़ा जो आए हैं वो कांग्रेस से निकल करके आए हैं, उनके 50-55 साल से उनके परिवार का रिश्ता था। लेकिन वो लोग, यदि उनकी क्लीन इमेज है, यदि वो सही काम करके दिखा सकते हैं, तो उनको भी सत्ता में भागीदारी बनाना, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी पार्टी तैयार हो जाती है। ऐसी स्थिति में दक्षिण भारत में मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें अपनी, जैसे कर्नाटक है, वापस वहां कैसे पिछले चुनाव में विधानसभा के बाद लोकसभा में वो लाने की स्थिति में थे, तो ला भी सकती है वही सीटें, या कुछ में कुछ कम होती है तो कहीं और से 4 सीटें और ले आए, तो वो अपना उतना दक्षिण में प्रभाव बढ़ता जाए, वोट बैंक, माने वोट का जो प्रतिशत है वो भी बढ़े, वो उनका लक्ष्य है। दूसरी बात करें कि वो तो उत्तर दक्षिण और पूरब पे तो ध्यान दिया ही था, पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दी, तभी तो वहां पर आज भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। विकास के कार्य जितने बड़े पैमाने पर पूर्वोत्तर राज्यों में, अरुणाचल कहिए आप, या नागालैंड कहिए, या असम कहिए, असम में जितने बड़े पैमाने पर विकास हुआ, लोग, वहां के लोग जो मणिपुर के यहाँ आते थे, अभी हिंसा को आप छोड़ दें, लेकिन उसके बाद जितने बड़ी परिवर्तन हुए हैं विकास की दृष्टि से इन सब राज्यों में, उसका लाभ त्रिपुरा में किस तरह से उनका अपना प्रभुत्व बीजेपी का बना, तो ये दूरगामी ढंग से पूरब तो उन्होंने रखा ही था। पश्चिम में उड़ीसा, आप देखिए, उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। उड़ीसा की पृष्ठभूमि की नेता ही, और जो उनके समय नवीन पटनायक की सहयोगी रही, आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जो है वो उड़ीसा की है। तो पूरब पर ध्यान दिया नहीं, ऐसा नहीं है, पूरब पश्चिम पर भी ध्यान दिया गया, पूरब पर भी ध्यान दिया गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस खेल में दूरगामी दृष्टि से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास करके, अमित शाह को भी अभी उड़ीसा भेजा था, जगन्नाथपुरी, वहां भी हो गए। जगन्नाथपुरी का भी कल्याण उतने बड़े पैमाने पर हो रहा, आप अखबारों में देखेंगे। एक तरफ जब हम अयोध्या की बात कर रहे हैं तो उसके साथ ही अगले पृष्ठ पर, पूरे के पूरे पृष्ठ, जगन्नाथपुरी में जो काम हुआ है उसका बीजेपी क्रेडिट नहीं, चाहे नवीन पटनायक ले, नवीन पटनायक से उन्हें तकलीफ नहीं है, तुम राज करो, हो सकता है वहां भाजपा सीटें बढ़ाए, लेकिन बाद में नवीन पटनायक, या जिसको कह सकते हैं कि आप मायावती भी, यदि उनके उत्तराधिकारी वैसी स्थिति में न रहे तो उसका स्थान तो बीजेपी को मिलना आसान होगा। जो बंगाल में कौन सोच सकता था कि 18-20 सीटें जो है बीजेपी ला सकती है, जो पिछली बार लाई, और इस बार वो पूरी ताकत लगा रही है ममता बनर्जी के विकल्प के रूप में। कांग्रेस भी वहां पर लगभग नहीं के बराबर है, वो केवल ममता के ऊपर निर्भर है। अधीर रंजन चौधरी इस बार चुनाव जीत जाए तो आश्चर्य की बात होगी। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी, जब हम ये कहते हैं तो उनको भी लगता है कि हम पूर्वोत्तर में, चूंकि वहां क्रिश्चियन आबादी रही है तो उन्होंने वहीं से शुरू किया है, मणिपुर, नागालैंड, चूंकि उनको लगता है कि भाई ये यदि हिंदुत्व की बात करते हैं तो हमें वो क्रिश्चियन लोगों के मन में लगेगा, या पता नहीं, और उसका भी कितना वोट में फायदा होगा। कांग्रेस को पिछले चुनाव में तो इतना फायदा हुआ नहीं, जो हाल के भी जो चुनाव हुए उसमें उसका कोई ऐसा आ गया, वहां क्षेत्रीय दल के साथ ही उसकी सहमति बन सकती है, तब तो उतना कुछ फायदा होता है। लेकिन हाँ, उसके बाद वो बंगाल जाएंगे तो बंगाल में उनको कितना समर्थन ममता बनर्जी के लोग देंगे। आगे दूसरे राज्यों में भी होते हुए जो महाराष्ट्र तक पहुंचेंगे तो महाराष्ट्र में पहले ही किला, जिसको कह सकते हैं कि बड़ा उनका जो स्तंभ था, मिलिंद देवड़ा छोड़ गए हैं। जिन राज्यों से होकर के जाना है, जिन 100 सीटों पर उनका ध्यान है, ये एक चुनौती तो उनकी है, लेकिन हाँ, उस यात्रा से वो देश भ्रमण का, देश में समझने का, या देश में पहचान और कार्यकर्ताओं का उत्साह जो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने किया था, वो इस समय, लेकिन चुनाव के समय क्या उनकी प्राथमिकता अरुणाचल, मणिपुर या पूर्व क्षेत्र के होना था, जहां उनका इतना प्रभाव नहीं अब बचा है। यदि वो चाहते तो उत्तर बिहार में भी जाकर के लगातार धुआंधार जो उनके अपने एजेंडे हैं, जो उनके विचार हैं, जिस आधार पर वो पार्टी को जिताने के लिए और उस ढंग से उन लोगों को अपने साथ रखने के लिए, आज मिलिंद देवड़ा गए हैं, कल आम आदमी पार्टी के साथ समझौता होने पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में कितने नेता कांग्रेस के दुखी होकर के या काम नहीं करेंगे या पार्टी छोड़ करके मिलिंद देवड़ा की तरह कहीं चले जाएंगे। नीतियों के आधार पर कारपोरेट का पूरा उद्योगों का विरोध करेंगे, तो जो उद्योगों के बल पर जो चाहता है कि अपने क्षेत्र में वो विकास हो, उत्तर प्रदेश नंबर 1 यदि बन रहा है विकास के काम में, आर्थिक तेजी से बढ़ रहा हुआ, जो सबसे पिछड़ा प्रदेश माना जाता था,
आज बिहार भी वही चाहता है कि हमें भी वैसा ही विकास हो। क्या वहां उनका वोट बढ़ सकेगा, या नीतीश कुमार चुनाव के बाद उनका साथ दे सकते हैं? इसलिए नीतीश कुमार के खिलाफ तो कोई ऐसी ज्यादा बड़ी बात नहीं हो रही, खाली हाँ लालू यादव के साथ उनके गठबंधन को लेकर आपत्ति होती है। लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि वो अभी तो बीजेपी में नहीं आ सकते, लेकिन चुनाव के बाद यदि आवश्यकता होगी तो जनता दल यू क्या उनको बाहर से भी समर्थन नहीं देगा। तो एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को बांटने के बजाय सबको जोड़ने का लक्ष्य हर बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का होना चाहिए। अल्पसंख्यकों के विश्वास के लिए भी जो कोशिश पिछले दिनों में हुई है, बीजेपी भी कर रही है। कांग्रेस क्यों पीछे रह जाती है? ओवैसी इसीलिए तो अपना प्रभाव बढ़ा लेते हैं। हैदराबाद शहर में यदि चाहे वहीं 6 सीटें जीती हो, 4 सीटें जीते, लेकिन उसका फायदा तो कम से कम ये कहने को होगा कि अल्पसंख्यकों का विश्वास उतना कांग्रेस पे नहीं है जो ओवैसी पर हुआ। बिहार में पिछली बार भी पूर्णिया जैसे इलाके, अररिया, ऐसे कई जो इलाके थे, उनमें कांग्रेस को सफलता नहीं मिली, ओवैसी को सफलता मिली, या वहां के स्थानीय क्षेत्रीय दलों को नहीं मिली। तो इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य उन्हीं पार्टियों का है जो एक पूरे देश को एक करके विकास के साथ करे। धार्मिक मान्यताएं, मंदिर भी एक इशू रहेगा चुनाव में, बिल्कुल संभव है, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर भाजपा कोशिश करती है। लेकिन हाँ, उसके साथ बड़ा मुद्दा विकास ही है। उसके बल पर जो पार्टियां जिन राज्यों में सरकार में है, यदि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, यदि अच्छा काम करे तो हो सकता है उसकी सीटें वहां आए। पंजाब में आम आदमी पार्टी फिर से आ सकती है यदि वो विकास के काम पर ध्यान देगी, केवल प्रचार में देगी, केवल वही एजेंडा पूरा करेगी और भ्रष्टाचार को बढ़ा दे देगी, तो फिर वो मुसीबत में आ सकती है। तो मुझे लगता है कि अकाली दल भी तो धार्मिक आधार पर चली है, तो अकाली दल भी वापस कैसे कांग्रेस या बीजेपी के साथ जुड़ने की कोशिश कर सकती है, ये भी देखने की बात होगी। कांग्रेस के साथ तो जुड़ नहीं सकती है, क्योंकि जिस तरह की 1984 की घटनाएं हैं, या अमृतसर की जो गोल्डन टेम्पल का जो हुआ था, ऐसी स्थिति में आज कांग्रेस के साथ आने में तो अकाली दल नहीं है, लेकिन कल देर सवेर वो भी एक तरह से एनडीए के साथ जुड़ सकती है। तो एक राष्ट्रवाद और एक केवल सत्ता में चूंकि हम रहे हैं, तो हमें फिर से सत्ता मिलनी चाहिए जो पुराने अनुभव के आधार पर, चाहे हमारे जमीन में संगठन कमजोर हो। उस संगठन को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी की यात्रा, यदि उसका कुछ लाभ होता है तो वो भी भविष्य में पता चलेगा। लेकिन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दोनों तरफ धुआंधार प्रचार हो, लेकिन साथ में विकास हो, यही जनता की अपेक्षा भी होगी। एचएसआई में हम यही विराम देते हैं। एचएसआई के हमारे इस कार्यक्रम को या इस पूरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, अपने ग्रुप्स को भेजें, लाइक करें, और जो आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।